तो चला है हमारे 1 मिनट न्यूज सेगमेंट का, जिसमें हम आपको 1 मिनट के भीतर तमाम बड़ी खबरों से वाकिफ कराते हैं। पहली खबर यूपी से है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद आज योगी आदित्यनाथ का भव्य शपथ ग्रहण समारोह है। 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए योगी आज दूसरी बार सूबे के सीएम पद पर आसीन होंगे। रिपोर्ट देखिए। आज होगा योगी सरकार 2.0 का आगाज। योगी का भव्य राज तिलक, भव्य समारोह, 5 लाख से ज्यादा लोग होंगे शामिल। 40 से ज्यादा मंत्री लेंगे अपने पद की शपथ। 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए शाम 4 बजे वो समय आएगा जब योगी भव्य समारोह में अपने मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। आज के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री शिरकत कर रहे हैं। समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री, 5 राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रण है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के अनिल अंबानी, अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, स्वामी रामदेव, आनंद महिंद्रा जैसे बड़े उद्योगपतियों को भी न्योता मिला है। जबकि विपक्ष में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मायावती, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को भी न्योता है। अखिलेश यादव ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि वो भव्य समारोह में शामिल नहीं होंगे। कई फिल्मी हस्तियों को भी न्योता है। खबर के मुताबिक कंगना रनौत, अनुपम खेर और राजू श्रीवास्तव जैसी हस्तियां शामिल होंगे। और योगी की नई टीम में कौन अंदर होगा और कौन बाहर, इसका अभी आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत के पास संभावित मंत्रियों की लिस्ट है। 1 मिनट के भीतर ये पूरी लिस्ट देखिए। योगी की 2.0 टीम, कौन होगा साथ? योगी के साथ बढ़ाएगा अपना हाथ। कौन होगा अंदर, कौन बाहर? इन सवालों के जवाब में कुछ वक्त और, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि इस बार यूपी में 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। 2 तो वही रहेंगे जो पहले थे, यानी केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, लेकिन इस बार बेबी रानी नाम तीसरा डिप्टी सीएम के तौर पर जुड़ सकता है। टाइम्स नाउ भारत के पास वो नाम भी है जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद, अनिल राजभर, स्वतंत्र देव सिंह, असीम अरुण, राजेश्वर सिंह, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, सुनील शर्मा और जाट नेता भूपेंद्र चौधरी, ये वो लोग हैं जो मंत्री बनने की रेस में फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं। और आज योगी आदित्यनाथ दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। भव्य तैयारियों के साथ पूरे प्रदेश का माहौल बिल्कुल अलग है। तो गोरखपुर का माहौल कैसा है, ये इस रिपोर्ट में 1 मिनट के भीतर आपको दिखाते हैं। योगी सरकार 2.0 के भव्य शपथ ग्रहण समारोह से पहले सूबे में पूजा पाठ का आगाज होगा। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश के 27,000 से ज्यादा शक्ति केंद्रों के मंदिरों में लोक कल्याण के लिए पूजा पाठ करेंगे। पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है, तो खासकर गोरखपुर में जैसे दिवाली और ईद का माहौल है, यहाँ के लोग इस समारोह को भव्य बनाने में जुटे हैं। यहाँ में अधिकारियों द्वारा बताया गया है काफ़ी बड़ी पूजा यहाँ होगी, जिसके बाद यहाँ काफ़ी सारे लोग आएंगे, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, आतिशबाजी होगी और ये भी बताया जा रहा है कि भोजपुरी एक काफ़ी मशहूर गायक आके 3 बजे यहाँ से गाना शुरू करेंगे। ओट टेकिंग सेरेमनी 4 बजे है। पूरी सिटी में लोग अपने घर के बाहर दिए जलाएंगे अपने सपोर्ट को शो करने के लिए। पटाखों और ढोल नगाड़े के साथ लोग सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह की खुशी मनाएंगे। तो गोरखपुर के हर ब्लॉक, नगर पंचायत, नगर निगम के वार्डों में एलईडी की व्यवस्था की गई है। लोकसभा सत्र के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज सरकार लेकर आएगी एक नया बिल। लोकसभा में पेश होने वाला ये बिल क्या है और क्या तब्दीलियां हो जाएंगी, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में देखिए। आज लोकसभा में आएगा दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल। तीनों एमसीडी होंगे एक। आज गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। 2012 में नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में बांटा गया था। इसे 3 निगमों, दक्षिण नगर निगम, उत्तर नगर निगम और पूर्वी नगर निगम में बांटा गया था। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद तीनों नगर निगमों को एक करने के साथ ही 272 वार्ड भी रखे जाएंगे, लेकिन मेयर का कार्यकाल बढ़ाकर कम से कम 2.5 साल किया जा सकता है। हालांकि इस व्यवस्था में तकनीकी पेच फंस सकता है, क्योंकि अभी भी व्यवस्था के मुताबिक आरक्षण व्यवस्था का बड़ा पेच है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली नगर निगम को 3 निगमों में बांटने का ये प्रयोग अब तक असफल रहा है। निगमों के अलग करने से कामकाज में
कोई खास सुधार नहीं हो पाया। और फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर देश भर में चर्चा है, तो विपक्ष को फिल्म को लेकर मिर्ची लगी हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिल्म को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, 1 मिनट के भीतर आपको दिखाते हैं। जाने को कहा, हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीरी पंडितों के दर्द की दास्तान पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने वालों की आंखों में आंसुओं का सैलाब है। कभी न मिटने वाला एक दर्द है, तो विपक्ष को फिल्म के हर कंटेंट में झूठ की बू आती है। दिल्ली विधानसभा में फिल्म को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खूब भड़के और बीजेपी पर हमला बोलना शुरू किया, तो बस बोलते ही चले गए। जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? कश्मीर has never been an integral part of India and अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद यदि किसी देश के पीएम को विवेक अग्निहोत्री की शरण लेनी पड़े, तो इसका मतलब कोई काम नहीं हुआ। खराब कर दिए इतने साल। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल दो, सारी फिल्म फ्री हो जाएगी। केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, हम छोटी पार्टी हैं, फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी डरी हुई है। और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हिंसा मामले पर सियासी बाजार गर्म है, तो आज कलकत्ता हाई कोर्ट इस पर अपना फैसला भी सुना सकता है। 1 मिनट के भीतर पूरा अपडेट लीजिए। बीरभूम के रामपुरा हाट में 8 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? दर्दनाक मौत देने के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? ये सच सामने आना अभी बाकी है, लेकिन दिल दहला देने वाली इस घटना पर आज कलकत्ता हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। दरअसल सीबीआई या एनआईए से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की थी। इससे पहले बोगटुई गांव में 8 लोगों के कत्ल के केस में एनएचआरसी ने ममता सरकार और राज्य पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है, जबकि टीएमसी रामपुरा हाट 1 के प्रखंड अध्यक्ष अनारुल हुसैन को गिरफ्तार किया है। बीरभूम हिंसा के बाद सियासत तेज है। ऐसे में रामपुरा हाट दौरे पर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा देते हुए पीड़ितों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। और भारत के डिफेंस सेक्टर को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय ने एक और बड़ा कदम उठाया है। क्या है वो कदम, कैसे बेहतरी होगी, इस रिपोर्ट में देखिए। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 107 वस्तुओं की एक लिस्ट जारी की है, जिसका एक तय समय सीमा के बाद आयात बंद कर दिया जाएगा और आने वाले सालों में इन्हें देश में ही बनाया जाएगा। इसमें हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी, जंगी जहाज, टैंक, मिसाइल, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले जरूरी सब सिस्टम और कंपोनेंट शामिल हैं। इनमें से कुछ का इस्तेमाल स्वदेश में विकसित किए जाने वाले एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, T-90 टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के निर्माण में किया जाता है। इन सामानों पर आयात की पाबंदी पूरी तरह से लागू करने के लिए 6 साल की समय सीमा तय की गई है और इसकी शुरुआत इसी साल दिसंबर से होगी। इन उपकरणों के आयात पर पाबंदी के बाद इनका स्वदेशीकरण सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपकरणों द्वारा किया जाएगा। ऐसा करने से निजी क्षेत्र के उद्योगों को रक्षा उत्पाद से जुड़ने का एक बड़ा मौका मिलेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में शीश झुकाया। संघ प्रमुख ने पूरे धाम का भ्रमण किया तो उनकी ज़बान पर यह बात निकली। क्या है ये खबर देखिए। बाबा विश्वनाथ धाम का दरबार, मंत्रोच्चारण के साथ भव्य स्वागत। संघ प्रमुख मोहन भागवत के कानों में जब मंत्रोच्चारण के शब्द पड़े तो मानो ऐसा लगा कि चारों धामों की यात्रा यहीं से हो गई हो। बाबा विश्वनाथ धाम के दरबार में पहुंचे संघ प्रमुख ने पूरे धाम का भ्रमण किया तो जुबान से अनन्यास से निकल पड़ा अद्भुत। बाबा के पूजन अर्चन करने के बाद आरएसएस प्रमुख ने श्री काशीनाथ धाम में बने मल्टीपर्पज हॉल, वाराणसी गैलरी, सिटी म्यूजियम, विविंग गैलरी सहित कई भवनों को देखा। मंदिर चौक पहुंचे तो उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम को देखकर कहा कि बाबा का दरबार अब भव्य और अलौकिक है। बेहतरीन लाइटिंग की वजह से धरती से लेकर आसमान तक विश्वनाथ धाम जी की आभा फैल रही है। विश्वनाथ धाम के भ्रमण के बाद आरएसएस प्रमुख सप्तऋषि आरती में पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा की भव्य आरती देखी।
पूजन किया और विश्व कल्याण के लिए मंगल कामना की। दर्शन पूजन के बाद अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस दौरान डीएम के साथ बड़ी संख्या में आरएसएस के पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। अभी बहुत सारी अहम खबरें बाकी हैं, लेकिन इस वक्त हो चला है आपको दिखाना इस वक्त की सुर्खियां क्या हैं वो बता देते हैं। यूपी में से योगी राज 2 का शुभारंभ। शाम 4 बजे लखनऊ में शपथ समारोह। मोदी शाह समेत कई दिग्गज बनेंगे गवाह। टाइम्स नाउ नवभारत पर योगी के मंत्रियों की लिस्ट। अब की बार 3 डिप्टी सीएम के आसार। जितिन प्रसाद, अनिल राजभर, स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद बन सकते हैं मंत्री। शपथ समारोह में अखिलेश, मुलायम और मायावती को भी न्योता। योगी आदित्यनाथ ने खुद तीनों नेताओं को फोन किया। लोकसभा में आज पेश होगा दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने वाला बिल। गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे विधेयक। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ी पहल। धामी सरकार बनाएगी हाई लेवल कमेटी। पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पारित। मनमोहन सरकार के कश्मीर वर्किंग ग्रुप पर बड़ा खुलासा। यासीन मलिक की सलाह पर हुई थी आतंकियों से बिना शर्त बातचीत की सिफारिश। टाइम्स नाउ नवभारत के पास सीक्रेट दस्तावेज। वीरभूम हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। अग्निकांड में टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट अनारुल हुसैन गिरफ्तार। अब तक 21 आरोपियों पर शिकंजा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किए काशी विश्वनाथ के दर्शन। क्रूज पर बैठकर देखी गंगा आरती। गलवान विवाद के 2 साल बाद भारत पहुंचे चीन के विदेश मंत्री वांग यी। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवल से हो सकती है मुलाकात। और पाकिस्तान में इमरान सरकार की उल्टी गिनती शुरू। गृह मंत्री शेख रशीद ने दिए जल्द चुनाव के संकेत। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा के आसार। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत में। अमित सिंह। अब वक्त हो चला है सुपर 30 का, जिसमें हम आपको 30 सेकेंड यानी आधे मिनट के भीतर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। सबसे पहले देश की बड़ी खबरें देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आज दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। योगी के भव्य राज तिलक के लिए लखनऊ का इकाना स्टेडियम भी तैयार हो चुका है, जहां आज शाम 4 बजे शपथ समारोह होगा। योगी के साथ 40 से ज्यादा मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इसके अलावा समारोह में अंबानी, अडानी समेत तमाम बड़े उद्योगपति भी शिरकत कर सकते हैं। वहीं विपक्ष के नेताओं को भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से न्योता भेजा गया है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव कराने को लेकर जारी घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल पेश करेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी है। 2012 में नगर निगम चुनाव से पहले इसे दक्षिणी नगर निगम, उत्तरी नगर निगम और पूर्वी नगर निगम में बांट दिया गया था। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद तीनों नगर निगमों को एक करने पर वार्डों की संख्या 272 से घटकर करीब 250 हो जाएगी। बीरभूम के रामपुर हाट में हुई हिंसा मामले में कोलकाता हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। ममता सरकार हिंसा से जुड़ी रिपोर्ट भी आज कोर्ट में सौंपेगी, जिस पर कोर्ट की तरफ से अहम निर्देश जारी किए जा सकते हैं। बीरभूम हिंसा मामले में रामपुर हाट 1 ब्लॉक के अध्यक्ष अनारुल हुसैन को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर रिपोर्ट तलब की गई है। बीरपुर के रामपुर हाट में हुई हिंसा में 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर हैं और आज उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से होगी। कोरोना महामारी और गलवान घाटी में हुए संघर्ष के करीब 2 साल बाद चीन के किसी मंत्री का ये पहला भारत दौरा है। चीन के विदेश मंत्री का भारत दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान में हुई ओआईसी की बैठक में कश्मीर पर दिए उनके बयान पर बवाल मचा है। भारत ने चीन के विदेश मंत्री के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासत जारी है। इस फिल्म को दिल्ली में टैक्स फ्री किए जाने की बीजेपी की मांग पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। केजरीवाल ने कहा कि फिल्म को यूट्यूब पर डाल दिया जाए और फिल्म टैक्स फ्री हो जाएगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी का गली गली झूठी पिक्चर के पोस्टर्स लगाना अच्छा नहीं है। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित वाली ने ट्वीट कर लिखा कि कश्मीर फाइल्स हिंदुओं के नरसंहार की दास्तान दिखा रही है।
लिहाजा अर्बन नक्सल के पेट में दर्द हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने राज्य में समान नागरिकता संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कमेटी गठन को मंजूरी दे दी है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि 12 फरवरी 2022 को उन्होंने जनता के सामने संकल्प लिया था कि उनकी सरकार का गठन होने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा और आज उनकी सरकार ने तय किया है कि इसे जल्द ही लागू करेंगे। कमेटी गठन का आदेश देने के बाद कांग्रेस की ओर से इस फैसले का विरोध जताया गया है। कर्नाटक विधानसभा में उस वक्त भारी हंगामा मचा जब कानून व्यवस्था पर चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरएसएस को लेकर टिप्पणी की। इसके जवाब में मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा कि भविष्य में सभी मुस्लिम और ईसाई भी खुद को आरएसएस से जोड़ लेंगे। इतना ही नहीं, सिद्धारमैया के बयान पर विधानसभा स्पीकर भी ये कहते दिखे कि एक दिन सिद्धारमैया खुद ये कहेंगे कि वो आरएसएस से हैं। स्पीकर के बयान पर पलटवार करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि वो कभी भी आरएसएस का हिस्सा नहीं बनेंगे और न ही कभी ऐसा कहेंगे कि वो आरएसएस से हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार की शाम काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखी। इसके बाद काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर बाबा विश्वनाथ की विधि विधान के साथ पूजा की। इससे पहले मोहन भागवत जब दशाश्वमेध से ललिता घाट के काशी विश्वनाथ धाम के भव्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया गया। बाबा विश्वनाथ के पूजन के बाद आरएसएस प्रमुख ने काशी विश्वनाथ धाम में बने मल्टीपर्पज हॉल, वाराणसी गैलरी और सिटी म्यूजियम का निरीक्षण किया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को एक हफ्ते में परमबीर के खिलाफ दर्ज 5वें एफआईआर से जुड़े सारे दस्तावेज और सबूत सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये भी साफ कहा कि परमबीर सिंह पर जो जांच चल रही थी वो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन उनका निलंबन रद्द नहीं होगा। राजस्थान में रिट पेपर लीक मामले को लेकर जयपुर में निर्दलीय विधायक बलजीत यादव का बड़ा बयान सामने आया है। बलजीत यादव ने पेपर लीक के आरोपी रामकृपाल मीणा की ड्यूटी लगाने वाले जयपुर जिला कलेक्टर के खिलाफ गहलोत सरकार से कार्रवाई की मांग की है। विधायक बलजीत यादव ने कहा कि वो अपनी मांग को लेकर आज काला कपड़ा पहनकर सूर्यास्त तक दौड़ते रहेंगे और ये उनका विरोध प्रदर्शन होगा। बलजीत यादव ने सीकर के गुरुकुल विश्वविद्यालय की फर्जी भौतिक रिपोर्ट दर्ज करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान के भरतपुर में शराब के नशे में चूर एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। मथुरा गेट थाना क्षेत्र के सारस चौराहे पर नशे में धुत युवती ने पहले वहां मौजूद लोगों से मारपीट की, जिससे गुस्साए लोगों ने बीच सड़क पर युवती की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी लोग नशे में धुत युवती की लात घूंसों से पिटाई करते रहे। पुलिस किसी तरह युवती को लेकर थाने पहुंची, लेकिन थाने में भी युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में युवती का मेडिकल कराया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उदयपुर में एक 13 वर्षीय मासूम के साथ अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आया है, जहां मासूम बच्ची को उसकी मौसेरी भाभी ने गर्म चाकू से दाग दिया और जमकर उसकी पिटाई भी की। बच्ची किसी तरह चंगुल से आजाद होकर पुलिस के पास पहुंची और अपनी आप बीती बताई। पीड़ित बच्ची के मुताबिक पिछले 2 सालों से उसे इसी तरह की यातनाएं दी जा रही थी। पीड़ित के मुताबिक उसे बिहार से पढ़ाने के बहाने उदयपुर लाया गया था, लेकिन उस दौरान उसे यातनाएं दी गई। बाल कल्याण समिति ने काउंसलिंग के बाद बच्ची को फिलहाल चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के मधेपुरा जिले में एक महिला के साथ तालिबानी सलूक किया गया। मामला मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र का है। महिला पर किसी दूसरे शख्स के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत के दौरान ही महिला की बेरहमी से पिटाई की गई। इतना ही नहीं, उसके शरीर को गर्म रॉड से दागा भी गया। भरी पंचायत में महिला को तब तक पीटा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। पीड़ित के मुताबिक उस पर गलत आरोप लगाकर उसकी पिटाई की गई। फिलहाल पीड़ित महिला अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार पूरी तरह आग के गोले में तब्दील हो गई। इतना ही नहीं, जब कार में आग लगी तभी उसमें तेज धमाका हुआ, जिससे वहां मौजूद लोग सहम गए। बीच रोड पर कार में आग लगने से ट्रैफिक भी बाधित हुआ। वहीं कार में जब आग लगी तो उस दौरान 2 युवक कार में मौजूद थे, जिन्होंने वक्त रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें 2 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक सोनमर्ग से पर्यटकों से भरी मिनी बस श्रीनगर की ओर लौट रही थी। तभी हिरनगमा इलाके में ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा और पर्यटकों से भरी मिनी बस सड़क के नीचे पलट गई। हादसे में घायल हुए लोगों को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस दोनों मृतक पर्यटकों के बारे में पता लगाने में जुटी है।
नेवी ऑफिसर जासूसी और हनी ट्रैप मामले की जांच के लिए एनआईए की 3 टीमें गुजरात के गोधरा पहुंची। इस टीम में महाराष्ट्र और चेन्नई की टीम भी शामिल थी। गोधरा में एनआईए की टीम ने जासूसी और हनी ट्रैप मामले में एक महिला और 2 युवकों से पूछताछ की। तीनों से गोधरा एसपी ऑफिस में सवाल जवाब किए गए। इस मामले में एनआईए ने कुछ मोबाइल फोन जब्त किए थे, जिससे नेवी की जासूसी की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का पूरे मामले में हाथ सामने आया है। गुवाहाटी में टीईटी शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। गुवाहाटी के कहिलीपार में स्थित सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय के सामने करीब 20,000 टीईटी शिक्षक जमा हुए और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। टीईटी शिक्षकों की मांग थी कि उन्हें नौकरी में नियमित किया जाए। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आगे और भी बड़े आंदोलन किए जाएंगे। वहीं कई जगहों पर प्रदर्शन रोकने के लिए टीईटी शिक्षकों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। हरियाणा के रोहतक में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। रोहतक रेलवे स्टेशन पर तैनात अधिकारियों को जब इस बात का पता चला तो राजकीय सम्मान के साथ और तिरंगे में लपेटकर मोर को अंतिम विदाई दी गई। राष्ट्रीय पक्षी मोर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने की वजह से रोहतक रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी 40 मिनट तक खड़ी रही। दरअसल मोर की मौत मालगाड़ी के पहिए में फंसने की वजह से हुई थी। अलवर शहर में गर्मी में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने ज्योतिबा फुले सर्किल के पास जाम लगाकर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलेज जा रही लड़कियों ने जाम खुलवाने की मांग की तो प्रदर्शनकारी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज पोलैंड दौरे पर रहेंगे। बाइडेन के पोलैंड दौरे से रूस और भी चिढ़ गया है। पोलैंड यात्रा के दौरान बाइडेन और पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा के बीच यूक्रेन संकट को लेकर अहम चर्चा होगी। वहीं रूस के अटैक के बाद पोलैंड पहुंचे शरणार्थियों के संकट पर भी चर्चा की जाएगी। बाइडेन शरणार्थियों के लिए आर्थिक पैकेज भी दे सकते हैं। वहीं पोलैंड आने से पहले बाइडेन ने यूक्रेन को मानवीय सहायता के लिए $1 अरब देने की घोषणा की है। बाइडेन ने कहा कि आने वाले दिनों में रूस पर और भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी पर खतरा बना हुआ है। इस बीच आज इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली की बैठक होगी। सदन में पीएम इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। वहीं कुर्सी बचाने की कोशिश में जुटे इमरान खान 27 मार्च को एक मेगा रैली करने जा रहे हैं। इमरान खान ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें कुरान का हवाला देते हुए उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से उनका साथ देने और सत्ता के खरीदारों को जवाब देने की अपील की है। वहीं इमरान के मंत्री शेख राशिद ने कहा कि विपक्ष की इस हरकत से इमरान खान मजबूत हुए हैं और अगर पाकिस्तान में जल्द चुनाव होते हैं तो इमरान खान बहुमत से जीतेंगे। साउथ के सुपरस्टार रामचरण तेजा, जूनियर एनटीआर, अजय देवगन और आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड RRR आज से सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। 550 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनी RRR को देखने के लिए फैंस के क्रेज का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक इस फिल्म की 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म को 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिल सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन, सैटेलाइट, म्यूजिक जैसे राइट्स बेचकर फिल्म ने रिलीज से पहले ही करीब 800 करोड़ की कमाई कर ली है। दुनिया के प्रमुख वेकेशन और एंटरटेनिंग जगहों में से एक यस आइलैंड अबू धाबी ने बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उन्होंने भारत के कंज्यूमर्स को टारगेट करते हुए बॉलीवुड के सबसे बाउंड्री पुशिंग सुपरस्टार के साथ एक क्लटर तोड़ने वाला मार्केटिंग कैंपेन यस इज स्पेशल लॉन्च किया है। दर्शकों को अट्रैक्ट करने वाला वीडियो रणवीर को यस आइलैंड में एक इलेक्ट्रीफाइंग जर्नी पर ले जाता है, जो डेस्टिनेशन के अट्रैक्शन, डाइवर्सिटी ऑफ ऑफरिंग्स और गर्मजोशी से यस आइलैंड के स्वागत को दिखाता है। खबर है कि एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का अपने बॉयफ्रेंड रोहन श्रेष्ठ से ब्रेकअप हो गया है। कहा जा रहा है कि इन दोनों का रिलेशनशिप फरवरी में ही टूट गया था। श्रद्धा कपूर और सेलिब्रिटी फोटोग्राफर रोहन 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ फिलहाल इस बारे में पता नहीं चला है, लेकिन खबर के अनुसार जब श्रद्धा कपूर गोवा में अपना जन्मदिन मना रही थी तो फ्री होने के बावजूद रोहन ने उनकी बर्थडे पार्टी में कदम नहीं रखा। ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी से ही इन दोनों के रिलेशनशिप में कई उतार चढ़ाव आ रहे थे। जावेद अख्तर मानहानि केस में कंगना रनौत को कोर्ट से फटकार मिली है। कोर्ट ने कंगना की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कोर्ट में पेशी से स्थायी छूट की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि कंगना भले ही एक व्यस्त सेलिब्रिटी क्यों ना हो, लेकिन वो एक केस में आरोपी हैं। ये बात उन्हें नहीं भूलनी चाहिए। जावेद अख्तर ने नवंबर 2020 में कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें दावा किया गया था कि कंगना ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई।